स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर है आपकी नजर। न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का एक एक हाल और साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो न्यूज पंच में बात करेंगे, मिलेगा बम्पर मुआवजा, एआई ट्रेनिंग भी। कहां की हम बात कर रहे हैं, किस प्रदेश का है ये बड़ा मामला, आपको विस्तार के साथ बताएंगे और लेकर के चलेंगे उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ न्यूज पंच में हमारी अगली खबर होगी और आपको बताएंगे कि आवाज से भी तेज मिसाइल, और ये तो अभी शुरुआत है। जी हां, आगे आगे अब क्या होना है करेंगे इस पर भी विस्तार के साथ चर्चा। और इसके अलावा न्यूज पंच में हमारी अगली खबर होगी हंता वायरस से जुड़ी हुई, क्योंकि ये है कितना घातक। हंता वायरस पर क्या कहना है WHO का, विस्तार के साथ आपको भी बताएंगे। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और कैबिनेट से जुड़ी हुई खबर की। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लग चुका है। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट का विस्तार होना है और रिक्त पदों पर नए मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जाएगी। वहीं 4 मई की अगर हम बात करें तो इस दिन हुई योगी कैबिनेट की बैठक में ऐसे कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है जिनका लाभ सीधे सीधे प्रदेश के करोड़ों लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। योगी सरकार ने इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश भी की है कि विकास, तकनीक और किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। इस खबर पर विस्तार से अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ खास तथ्यों पर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं योगी कैबिनेट के विस्तार की बात, क्योंकि ये दूसरा विस्तार है। नए चेहरों को इसमें एंट्री मिल सकती है, नए चेहरों की एंट्री पक्की मानी जा रही है। योगी सरकार के फैसले भी है शानदार, जिसमें युवा, किसान सबका ख्याल रखा गया है। तो कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की हम बात कर, रिक्त पदों पर भरे जाएंगे इन पदों को और विस्तार होता हुआ नजर आएगा। 5 से 6 नए चेहरों को मिल सकता है मौका, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके कैबिनेट का विस्तार होगा और 5 से 6 नए चेहरे जो हैं उन्हें मौका मिलता हुआ यहां आज नजर आ सकता है। कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुछ राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको इससे पहले की अगर हम बात बताएं तो 5 मार्च 2024, जी हाँ, जब पहला कैबिनेट का विस्तार हुआ था और उसके बाद अगर दिनों को समझें तो लगभग 796 दिन होते हैं और 796 दिनों के बाद एक बार फिर से हो रहा है कैबिनेट का विस्तार। देखना होगा कौन कौन से इसमें चेहरे शामिल होंगे, किन को मौका मिलता हुआ नजर आएगा। और अब हम जिस कैबिनेट के फैसलों की बात कर रहे हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ड्रीम स्किल लैब जो है वो भविष्य बदलता हुआ किस तरह से नजर आएगा, यानी कि युवाओं पर किस तरह से यूपी में कैबिनेट में फैसला लिया गया है। यूपी के स्कूलों को डिजिटल शिक्षा लेने की बात कही गई है, वहीं सरकारी स्कूलों में ड्रीम स्किल लैब बनाई जाएगी। तो ये आपको बताएं कि कैबिनेट में जो फैसले लिए गए, फैसले को योगी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। फैसले को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उसमें 150 स्कूलों में बनेंगे ड्रीम स्किल लैब। जी हाँ, कैसे भविष्य को संवारा जा सकता है और कैसे हम आधुनिकता के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तकनीक के साथ जुड़ करके युवाओं पर खास फोकस किया गया। और हर जिले की अगर हम बात करते हैं तो 2 स्किल क्लस्टर बनाने की बात भी कही गई है। शिक्षा विभाग और नेल्को में आपस में समझौता हुआ है, जो दोनों मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं किसानों की। तो किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को भी तोहफा मिला है। हाई टेंशन लाइनों पर बड़ा फैसला लिया है योगी कैबिनेट ने। सीएम योगी ने बढ़ाया है मुआवजे का प्रावधान भी और साथ ही साथ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलती हुई नजर आएगी। टावर वाली जमीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 200% मुआवजे की बात कही है। कैबिनेट को मुहर लग गई है, कैबिनेट की मंजूरी इन सभी को मिल चुकी है। लाइन कॉरिडोर में 30% मुआवजा तय कर दिया गया है और मुआवजे में 21 से 33% तक की बढ़ोतरी भी की गई है। किसानों को पहले से ज्यादा फायदा किस तरह से दिया जा सकता है, इस पर खास तौर पर फोकस रखा गया और कैबिनेट में निर्णय भी लिया गया, मुहर लगी। बिजली परियोजनाएं तेजी से पूरी करने पर जोर दिया है
और नई व्यवस्था से किसानों की आय बढ़ाने पर खास तौर पर फोकस किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे लोगों को फायदा दिया जा सकता है उस पर काम कर रही है। तो फिर किसानों की बात हो या फिर युवाओं की, तो प्रशासन में युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़ सकती है, इस पर भी ध्यान दिया गया है। युवाओं को किस तरह से नए नए रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं, इस पर फोकस किया गया है। युवाओं को प्रशासन से सरकार जोड़ने का काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें किसानों का ख्याल रखा गया, स्किल डेवलपमेंट का ख्याल रखा गया, युवाओं का ख्याल रखा गया, सरकारी काम सीखने का किस तरह से उनको अवसर दिया जा सकता है, इस पर खास तौर पर फोकस रहा। योगी सरकार कौशल प्रशिक्षण दे रही है और इसमें किस तरह से और भी बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर खास तौर पर फोकस किया गया। फेलोशिप और इंटर्नशिप से कैसे मिल रहे हैं मौके, ये भी जाना गया और इसको कैसे विस्तारित किया जा सकता है, यानी कि इसका रूप और भी कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको और कैसे विस्तार दिया जा सकता है, इस पर खास तौर पर फोकस है। और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो या फिर विकास की बात हो, लगातार नए सोपान गढ़े जा रहे हैं। और उसी कड़ी में कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें कई बड़े फैसले लेते हुए योगी सरकार नजर आई है। ताज़ा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन विकास, सबसे पहले बात करते हैं आज की, क्योंकि आज हो रहा है कैबिनेट का विस्तार। कौन कौन से नाम हैं जिन पर मुहर लगती हुई नजर आएगी आज के दिन? जी बिल्कुल, एक बड़ा रणनीतिक कदम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि 8 महीने ही बाकी हैं 2027 के चुनाव में। ऐसे में इस समय सरकार में 54 मंत्री थे, 6 सीट खाली थी, 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और 6 नामों पर जो सबसे आगे चल रहे हैं, उन नामों की अगर हम बात करते हैं तो वो नाम है भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा। ये वो नाम है जो नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। और चर्चा ये सबसे बड़ी चल रही है कि इन नामों में मनोज पांडे का जो नाम है, जो 6 बागी विधायक समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया था राज्यसभा चुनाव में, उनमें मनोज पांडे हैं जो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। उनका भी नाम इस लिस्ट में आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण है उनको साधने के लिए यह जो विस्तार है, कैबिनेट का विस्तार है, ये इसे देखा जा रहा है। खासतौर से जो तमाम सारी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की रहती हैं, जो लक्ष्य साधते हैं, खासतौर से 2027 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसको 2022 से ज्यादा इस बार चुनाव में जीत मिले। खासतौर से जो 2017 में 300 के आसपास सीटें हुई थी, उस तरीके की बड़ी जीत हो, उसके मद्देनजर तमाम सारी चीजों पर रणनीतिक चर्चा की गई। खासतौर से प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के बीच मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई दौर की अहम बैठकें की गई। उसके बाद तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों के नाम पर चर्चा की गई। उसके बाद इन जो 6 नामों की को शपथ दिलाई जाएगी, उनमें काफी ज्यादा विचार विमर्श किया गया। और आज 3 बजे जन भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित होगा और इनमें इन 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। यानी कि तो बड़ी बात है, तैयारी में है योगी सरकार और उसी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। विकास, ऐसे में कैबिनेट के फैसलों पर भी आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि कैबिनेट की जो हाल ही में बैठक हुई इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनको किस तरह से देख सकते हैं? किसानों के हित की बात हो, युवाओं के हित की बात हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट बैठक होती है उनमें उन फैसलों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है जो आम लोगों से जुड़े हुए होते हैं। और खास तौर से चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, इनके रोजगार से संबंधी, इनको स्वावलंबी बनाने के संबंधी तमाम सारे निर्णय हमने देखा कि लगातार लिए गए। और इस बार भी पिछली कैबिनेट बैठक जो 4 तारीख को हुई थी उसमें भी लिए गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जो सबसे खासियत होती है इन निर्णयों में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार रहती है, उसमें तमाम सारी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनके मद्देनजर क्या कुछ सहूलियत की चीजें हैं, कैसे उन लक्ष्यों को साधा जा सके, जो प्रधानमंत्री जो लक्ष्य बताते हैं कि आम लोगों के विकास के लिए, अंत्योदय में बैठे आदमी के लिए, गरीब वर्ग के लिए, उसको कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसका जीवन कैसे सरल बनाया जा सकता है, उन सब चीजों के मद्देनजर तमाम सारे रणनीतिक कदम उठाए जाते हैं। और खासतौर से कैबिनेट में वही प्रस्ताव लाए जाते हैं जो प्रदेश के विकास के हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है। और उच्च लक्ष्य को साधने के लिए चाहे वो औद्योगिक विकास
विकास हो, औद्योगिक विकास तभी होगा जब यहाँ तमाम सारी जो नीतियां होंगी वो सरल होंगी। साथ साथ अगर विकसित उत्तर प्रदेश की बात करनी है, विकसित भारत की बात करनी है, तो उसमें समाज के सभी वर्ग जब तक सशक्त और मजबूत नहीं रहेंगे तब तक हम कल्पना नहीं करते हैं। तो उसी कल्पना के मद्देनजर वो सारी रणनीति स्टेप बाय स्टेप काम किए जाते हैं, जमीन पे उतारे जाते हैं। जो संकल्प पत्र में बातें कही गई हैं, जो पीएम मोदी का मार्गदर्शन रहता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हीं लक्ष्यों को लेकर अपने तमाम सारे मंत्रियों के साथ, उनको विभाग के साथ लगातार समन्वय करते हैं, लगातार बैठक लेते हैं और उन्हीं के तहत कैबिनेट प्रस्ताव तैयार होते हैं जिन पर मुहर लगाई जाती है कैबिनेट में। और विकास, और यही वो समन्वय है जो साफ तौर पर धरातल पर नजर भी आता है और जिसका सीधा सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता हुआ नजर भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। अगली खबर है हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में भारत की बड़ी छलांग से जुड़ी हुई। भारत ने ऐसी मिसाइल तकनीक की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है जो भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदल सकती है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के तहत स्क्रैमजेट कॉम्स्टर का लंबी अवधि वाला सफल परीक्षण कर लिया है और इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में भी शामिल हो गया है जो पहले से इस कतार में है। तो आइए ग्राफिक के जरिए जान लेते हैं रक्षा क्षेत्र के इस नए अध्याय के बारे में। तो भारत को मिली है एक और सफलता। भारत की लगातार बढ़ रही है ताकत। रक्षा उद्योग क्षेत्र में नया अध्याय, नया चैप्टर लिखा गया है। स्क्रैमजेट कॉम्स्टर से जुड़ा हुआ ये नया अध्याय जिसका सफल परीक्षण हुआ है और एक्टिवली कूल्ड पूल है ये स्केल स्क्रैमजेट कॉम्स्टर। हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में मील का पत्थर है ये। और हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? ये बहुत ज्यादा तेज आवाज से भी तेज है। जी हाँ, इसकी तमाम तरह की खासियत है जो आपको बता रहे हैं। हाइपरसोनिक का मतलब बहुत ज़्यादा तेज है और भारत ने एक और बड़ी छलांग इस क्षेत्र में लगाई है। हैदराबाद स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट में इसका परीक्षण किया गया। ये परीक्षण सफल हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और इसी कड़ी में भारत ने एक और अध्याय जोड़ लिया है। अब क्यों खास स्क्रैमजेट कॉम्स्टर, ये भी आपको बता देते हैं क्योंकि सबसे पहली बात जिस आत्मनिर्भरता की हम कर रहे हैं तो स्वदेशी तकनीक से इसे विकसित किया गया है और चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जिनके पास ये तकनीक है और इसमें अब भारत का नाम भी जुड़ गया है। 1200 सेकंड तक इसकी सफल टेस्टिंग की गई। उन्नत सुपरसोनिक और एयर ब्रीथिंग इंजन तकनीक है। जी हाँ, लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक ईंधन है। उच्च तापमान थर्मल बैरियर कोटिंग है। इंजन को अत्यधिक गर्मी से भी बचाने की ये क्षमता अपने आप में रखता है। तो स्क्रैमजेट कॉम्स्टर की अगर हम बात करें तो तमाम सारी खासियत हैं। उच्च तापमान थर्मल बैरियर कोटिंग के साथ इसे तैयार किया गया है। इंजन को अत्यधिक गर्मी से बचाने का भी ये काम करते। तो लगातार हम देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत ने अपनी ऊंचाइयों को आगे बढ़ाया है और ये एक और छलांग लगाता हुआ भारत नजर आया है। डीआरडीओ ने किया है सफल परीक्षण और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान, इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पंच में जुड़ने के लिए। आपसे यही समझना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब हम भारत की एक बड़ी छलांग की बात करते हैं हाइपरसोनिक क्षेत्र में, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? तमाम सारी खासियतों की अगर हम बात करें तो कैसे इसे आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे? धन्यवाद संध्या जी। देखिए, ये मैं समझता हूँ ये जो स्क्रैमजेट की जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत सफलतापूर्ण, ये बहुत ही कम देशों के पास है और अब भारत उन देशों में आ गया है। तो मैं साफ करना चाहता हूँ 3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, अमेरिका, रूस और चीन। अब भारत भी जैसे आपने कहा कतार में लग गया है और कुछ हद तक इसके ऊपर काम जापान और फ्रांस भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई देश नहीं है। अभी इसमें 2 खास चीजें हैं जो अभी अनाउंस हुआ है। एक तो सबसे पहले ये टेस्टिंग जो है ये सफलता, इसमें सफलता पाई हमने और नेक्स्ट इसका स्टेज है इसको ग्राउंड टेस्ट करेंगे और उसके बाद ये मिसाइल ये डिप्लॉय हो सकती है। तो अभी 2 चीजें हैं इसमें। जो अभी तक टेस्ट हुआ है लेबोरेटरी कंडीशंस में वो है 1200 सेकेंड। इसका मतलब है 20 मिनट
और 20 मिनट एक हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए बहुत बड़े होते हैं। और इसको मैं अभी समझाता हूँ कि किस प्रकार की बात है ये। और दूसरी चीज इसने बताई है कि कूलिंग सिस्टम में, क्योंकि उस टेम्परेचर पर जब ये मिसाइल जाती है तो जो इंजन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उसके फटने की डर होती है। तो वो जो कूलिंग सिस्टम, जो कूलेंट बीच में जो सिस्टम बना दिया गया है, वो टेम्परेचर कंट्रोल बिल्कुल सही तरीके से रख रहा है। और वो भी अभी जो टेस्ट किया गया है उसमें सफलता पाई है। अभी देखिए इसमें क्या होता है, दो किस्म की मिसाइलें होती हैं, एक सुपरसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक स्पीड, और दूसरी हाइपरसोनिक। अभी साउंड ऑफ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैक 1, उसको मैक बोलते हैं। तो मैक 1 से 5 तक हम कहते हैं ये सुपरसोनिक है, और मैक 5 से ऊपर ये हाइपरसोनिक है। अभी हाइपरसोनिक से क्या होता है, अगर आपने अगर फर्ज करो 15 मैक की स्पीड पे कोई मिसाइल जा रही है, तो वो तकरीबन 300 किलोमीटर का जो इलाका है वो 1 मिनट में कर लेता है। 300 किलोमीटर और फर्ज करो अगर 1500 किलोमीटर का इलाका है वो सिर्फ 5 मिनट में कर लेता है। अभी इस दौरान पर, क्योंकि ये टाइम इतना स्मॉल ड्यूरेशन टाइम है, ये दुश्मन की जो एंटी सिस्टम्स है उस मिसाइल को इंगेज करने के लिए उनके पास बहुत कम समय मिलता होता है इसको इंगेज करने के लिए। और हम तकरीबन ये कह सकते हैं कि ये मिसाइल एक बार अगर चली गई तो ये अपने टारगेट पर ही पहुंचेगी। ये है इसका हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब जी। अभी आप देखिए, फर्ज करो अगर हम पाकिस्तान का जिक्र लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तान की टारगेट कहीं भी पाकिस्तान के कहीं पर भी हो, वो 5 मिनट की दूरी पर से ज्यादा नहीं होगी। और अगर वो थोड़ा नजदीक है वो 1 मिनट के अंदर ही वो हम उसको इंगेज कर सकेंगे। 1 या 2 मिनट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा सबसे दूर टारगेट है वो मुझे लगता है 3 मिनट या 4 मिनट में इस मिसाइल के साथ इंगेज हो सकती है। दूसरा, अगर जो शिप्स की अगर हम बात करते हैं तो जो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर आपने शिप को इंगेज करना है तो वो इंगेज हो जाती है। तो इंडियन ओशन के ऊपर भी जो हमारी क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जी। अभी एक्टिवली कूल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ मिसाइल लगाना वो सिर्फ एक हिस्सा है। अभी कूलेंट क्योंकि इतनी देर के लिए यह जारी है और इतने बहुत ही हाई टेम्परेचर्स हैं, तो ये अभी टेम्परेचर्स का भी कंट्रोल हो गया है। और अगर हम 20 मिनट भी इस मिसाइल को चलाएं, वैसे 20 मिनट की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसका कम जो इस्तेमाल होगा उससे कम ही होगा। लेकिन फर्ज करो अगर 20 मिनट भी चलाएंगे तब भी ये कूलेंट सिस्टम इसका कामयाब है जी। तो और इसीलिए सर कह रहे हैं कि भारत की एक ऊंची छलांग है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से युद्ध के तौर तरीके भी अब बदले हैं, तो ऐसे में भारत भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। भारत भी हर क्षेत्र में पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर विस्तार से इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं हंता वायरस की। पिछले कुछ समय से हंता वायरस का नाम अचानक से सुर्खियों में आया।
खासकर तब जब क्रूज शिप्स पर इसके कुछ मामले सामने आए। ऐसे में लोगों के मन में डर होना भी स्वाभाविक है, लेकिन लोग इस वायरस को कोविड-19 से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन इस पर WHO के महानिदेशक ने स्पष्ट कर दिया है कि हंता वायरस कोविड-19 नहीं है। घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क रहें। WHO महानिदेशक के बयान में और भी क्या कुछ खास बात है और कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो हंता वायरस की है आहट, लेकिन ना करें घबराहट। क्या कह रहा है WHO, ये जान लीजिए, क्योंकि स्थिति पर स्वास्थ्य एजेंसियों की पैनी नजर है। WHO महानिदेशक का इस दौरान बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोविड-19 की तरह ये हंता वायरस नहीं है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सुरक्षा के खास तौर पर आपको ख्याल रखना होगा। स्पेनपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना ये बयान दिया है। गैब्रियेसस ने ये साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अबोना पोर्ट पहुंचेंगे प्रभावित शिप, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कोविड की जो यादें थी वो निश्चित तौर पर कड़वी थी, भुलाए नहीं भूल सकती, लेकिन फिलहाल जो हंता वायरस है उसको कोविड-19 से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि घबराएं नहीं, हाँ, सुरक्षित रहें और सुरक्षा का जरूर ख्याल रखें। अगर आपको किसी भी तरह से कुछ भी लक्षण मिलते हैं तो जरूर डॉक्टर्स के पास जाएं। अब यात्रियों की वापसी का जो ऑपरेशन है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। तो टैनरिफ में उतरा है ये मेडिकल एयरक्राफ्ट। घर लौटेंगे प्रभावित जहाज पर सवार यात्री। स्पेन के गृह मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी भी साझा की है। अपने नागरिकों को ले जाने के लिए प्लेन भेज रहे हैं कई देश, क्योंकि इसमें कई लोग इस शिप में शामिल थे, और जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम भेजे जा रहे हैं विमान। यात्रियों की वापसी का ऑपरेशन चलाया गया, वापसी उनकी कराई गई है। आयरलैंड और नीदरलैंड्स के विमान भी पहुंचेंगे, जो कि अपने अपने देश के यात्रियों को सकुशल अपने देश ले जाएंगे। 2 और प्लेन भेज रहा है यूरोपियन यूनियन, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को आइसोलेट करने की बात भी कही गई है। तो 2 और प्लेन भेज रहा है यूरोपियन यूनियन, और इसके साथ साथ यात्रियों की घर वापसी सफल कराई जा रही है। कई देश हैं जो शिप में यात्री सवार थे, उनको वापस लेने के लिए पहुंचे हैं। अब क्या है ये हंता वायरस, इसको आपको बता देते हैं। हंता वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है, चूहों से फैलने वाली ये गंभीर बीमारी होती है, और इसका जो संक्रमण है सीधे सीधे आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। दिल, किडनी तक इसका असर पड़ता है। यानी कि अगर इसके वायरस आप में कहीं पर भी असर करते हैं तो दिल, किडनी को सबसे ज़्यादा ये क्षतिग्रस्त करने का काम करते हैं, या फिर इनको अपनी जद में लेते हैं। इंसान से इंसान में किसी तरह का ये संक्रमण नहीं फैलता है। ये बात गौर करने वाली है कि जो संक्रमण है ये इंसान से इंसान में नहीं ट्रांसफ़र होता। वायरस कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है, और जैसे कि हमने बताया कि दिल है, फेफड़े हैं, तो आपको और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। यूएस में इन्फेक्शन से होती है HSPS बीमारी, और यूरोप, एशिया में होती है HFRS बीमारी। चीन, कोरिया में आते हैं सबसे ज़्यादा मामले। तो क्या है हंता वायरस, इसके बारे में हमने आपको बताया, इसके फैलने के क्या कुछ बनते हैं कारण। और भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता नितेंद्र सिंह इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, हंता वायरस इस समय काफी सुर्खियों में है, लोगों में घबराहट भी है, लेकिन साथ ही साथ WHO ने स्पष्ट किया है कि इसे कोविड-19 से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन हाँ, इसके जो सुरक्षा मानक है उसका जरूर ख्याल रखें। निश्चित तौर पे देखिए संध्या, हंता वायरस से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खासतौर पे भारत के लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार संपर्क में है WHO के, और जितनी भी स्वास्थ्य मंत्रालय की जो एजेंसी है जो बीमारियों को ट्रेस करती है, ट्रैक करती है, चाहे NCDC हो या बाकी दूसरी एजेंसी ICMR की जो एजेंसी है, वो लगातार संपर्क में है, सतर्क भी है और निगरानी रखे हुए हैं। जहाँ तक WHO का सवाल है, WHO ने साफ स्पष्ट किया कि ये कोविड-19 जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो हंता वायरस है वो बहुत काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में अगर लंबे समय तक रहते हैं तब जाकर के एक दूसरे से फैलता है। ऐसे ये नहीं फैलता है जैसे हवा से हवा में या खांसने या छींकने से नहीं फैलता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो भी मामले आए हैं बहुत लोकलाइज हैं, एक सर्टेन कुछ लोगों तक सीमित है, और उनको भी 42 दिन की क्वारंटाइन किया गया है। तो इसलिए भारत के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहें, सरकार भी सतर्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है,
भारत सरकार भी लगातार तैयार है। हालांकि भारत में ये कोई खतरा फिलहाल मंडराता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।